बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सतून स्पेशल और मैं हूं जवाद फैजी। नाज़रीन, चौथा सतून टीम पहुंची है पार्लियामेंट हाउस। वज़ीर आज़म का इंतखाब, उसके बाद उनकी तकरीर के बाद मुअज़्ज़िज़ अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या उम्मीदें रखी जाएँ, क्या तवक्कुआत हैं, और ख़ास तौर पे जो मिसाक मुफ़ाहमत है, मिसाक मईशत है, उसकी बातें वज़ीर आज़म ने की अपनी तकरीर में। उन्होंने हर चीज़ का अहाता किया इसमें, अंदरूनी मसाइल क्या है, बैरूनी चैलेंजेस क्या है, खारजा अमूर और उसके साथ साथ मईशत के हवाले से उन्होंने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की। और उसमें उन्होंने जो मंदरजात पेश किए अपनी तकरीर में, और जो जो उन्होंने कहा कि किस तरह हम इंडस्ट्री को आगे लेके जा सकते हैं, उनके मसले क्या हैं, और इंडस्ट्री के साथ ही जो कारकुन हैं, जो वर्कर्स हैं, जो मज़दूर हैं, जो काम करने वाले हैं, उनके मसाइल कैसे हल होंगे। उनका ये भी कहना था कि ये इतना सौखा काम नहीं है, इस मुल्क को तो दिवालिया करने की साजिशें की गई, IMF को ख़त लिखे गए, दीगर ममालिक के लोगों को खतूत लिखे जा रहे हैं और बरमला उसका इजहार किया जा रहा है। और फिर शोर शराबा था और उसमें अपोजिशन की कोशिश थी कि गुफ्तगू ना हो सके, लेकिन जनाब शहबाज शरीफ ने हमेशा की तरह अपनी तकरीर जारी रखी, अपने जानदार जुमले जारी रखे। और उसमें उनका ये कहना था कि पाकिस्तान को आगे लेके चलने में तमाम तर जमातें मुत्तहिद हो जाएं। और जनाब आसिफ अली जरदारी, जनाब नवाज शरीफ, जनाब बिलावल भुट्टो और दीगर शख्सियात, जनाब ख्वाजा आसिफ, ये सारे तशरीफ़ रखते थे उनके साथ। और उनका ये कहना था कि वो जो शोर कर रहे हैं वो भी आ जाएं और इस मुल्क को लेके आगे चलते हैं। हमने भी नाज़रीन बारहा दफ़ा ये कहा कि मुख्तलिफ़ सूबों में मुख्तलिफ़ जमातों की हुकूमत है, माजी में भी रही, और तब भी मैं अपनी दानिश में कहता रहा, दरख्वास्त करता रहा दस बस्ता। अब भी यही दरख्वास्त है कि अपने जो सियासी इख्तलाफात हैं उनको मुल्क पे फ़ौक़ियत न दी जाए, जो अपनी ज़ाती कुदूरतें हैं उनको रियासत पे अव्वलियत न दी जाए, और सारे मसले हल हो सकते हैं अगर हम मिलके चलना शुरू कर दें। मकबूलियत ग्राफ नहीं है, पाकिस्तानियत असल मसला है, और रेड लाइन पाकिस्तान है। इसके हवाले से सोचना होगा। अंदर चलते हैं और मुख्तलिफ़ शख्सियात से गुफ्तगू की कोशिश करते हैं। आइए आप भी हमारे साथ ही चलिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल जनाब एहसन इकबाल हमारे साथ हैं। एहसन भाई, आपने बहुत सारी बातें की भी, लेकिन असल इशू कहाँ से पकड़ना शुरू करेंगे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके? जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हुकूमत के सामने ये चैलेंज है कि पाकिस्तान की मईशत को अपने पैरों पे खड़ा किया जाए। आज वज़ीर आज़म ने बड़े वज़ाहत से कहा है कि हमें जो मईशत विरसे में हमें मिली थी 16 माह पहले, वो तो डिफ़ॉल्ट के दाने पे थी, और उसकी बैलेंस शीट ये है कि 7,300 अरब रुपए अगर वफाकी हुकूमत को महासिल मिलेंगे तो तकरीबन 8,000 अरब कर्ज़ों की अदाई के लिए दरकार हैं। तो आप देख लीजिए कि 600-700 अरब तो सिर्फ कर्ज़ों की अदायगी में उधार लेना पड़ेगा। इसके अलावा हुकूमत की तनख्वाहें और ख़र्चा, जो दफ़ा का ख़र्चा है, जो डेवलपमेंट का बजट है, जो सूबों को आप ग्रांट्स या ट्रांसफ़र्स करते हैं, जो सब्सिडीज़ देते हैं, जो पेंशन्स देते हैं, वो अलग हैं, वो उससे ऊपर हैं। तो जब पूरा मुल्क अपने तमाम ख़र्चे कर्ज़ों के ज़रिए पूरे कर रहा होगा तो वो कोई ऐसी सूरत नहीं है कि हम उस पर खुश हो सकें। हमें, जैसे वज़ीर आज़म ने कहा, कि अगले एक साल सबको मिलकर मेहनत करके पाकिस्तान के वसाइल को बढ़ाना है, पाकिस्तान की पैदावार को बढ़ाना है, पाकिस्तान के टैक्स को, कलेक्शन को बढ़ाना है, ताकि हमारे पास वो वसाइल हों कि जिससे हम मुल्क की तरक्की भी कर सकें और लोगों को रिलीफ़ भी दे सकें। तो इस वक्त तो सूरत यह है कि फ़ौरी तौर पे कोई भी अगर आप रिलीफ़ देना चाहेंगे तो वो और मज़ीद कर्ज़े लेकर ही रिलीफ़ दे सकते हैं। तो इसलिए 1 साल 1.5 साल हम सबको मेहनत के साथ काम करना है, और कोशिश ये करनी है कि रफ्ता रफ्ता हम ये जो लोगों पर बोझ है इसको कम करें। बिजली का जो चोरी है उस पर काबू पाएँ, गैस की चोरी है उस पर काबू पाएँ, मुल्क की जो ज़राई पैदावार है उसको बढ़ाएँ, मुल्क की बरामदात को बढ़ाएँ। तो ये 1 साल 1.5 का अमल है, जिससे हम जब अगर मेहनत के साथ आगे चलेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता बिजली भी सस्ती होगी, गैस भी सस्ती होगी, महंगाई की शरह भी कम होगी। लेकिन इस मईशत के अंदर कोई
ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ آپ اپنی جیب سے کوئی چیز نکال کر ابھی ریلیف دے دیں، چونکہ ابھی تو حالت یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنے قرضوں کی ادائیگی کے لیے بھی آپ کو ادھار لینا پڑ رہا ہے، تو کوئی ریلیف جو آپ دیں گے وہ بھی مزید ادھار لے کر ہی دیں گے۔ تو کیا ادھار لے کر ہم ریلیف دیں یا اپنے وسائل سے ریلیف دیں؟ تو ہمیں بحیثیت قوم یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے قرضوں میں خود کو جکڑنا ہے یا ہم نے اپنی خود انحصاری کے ذریعے اپنی خود مختاری کو حاصل کرنا ہے۔ اور اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم سب مل کر کام کریں، ملک میں استحکام لے کر آئیں، سرمایہ کاری کو لے کر آئیں، پیداوار کو بڑھائیں، تو انشاءاللہ تعالی سال ڈیڑھ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ معیشت ٹرن اراؤنڈ کر جائے گی۔ احسن بھائی آپ نے بھی بات کی، ایک جماعت اوورسیز کارڈ استعمال کرتی رہی ہے بہت عرصہ، اس حوالے سے کیا پیغام دیں؟ وہ دیکھیے اوورسیز کارڈ وہ اس لیے استعمال کرتے رہے کہ عمران خان صاحب 40 سال سے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں اپنے اسپتال کے لیے۔ وہ نارتھ پول میں بھی اگر کوئی پاکستانی رہتا ہے اور اس کی جیب میں $100 فالتو ہے تو خان صاحب کا ہاتھ اس کی جیب میں ہے، تو وہ جتنی ان کے فنڈ ریزنگ تھی اس میں ضروری تھی کہ وہ برانڈنگ بھی کریں، تو وہ اپنی مارکیٹنگ بھی کرتے تھے اور فنڈ ریزنگ بھی کرتے تھے، اور اسی وجہ سے اوورسیز میں ان کو تھوڑی سپورٹ ملی ہوئی تھی۔ لیکن اب آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ دیکھیں نا، میں آپ کو 2 مثال ان کی نااہلی کی مثالیں دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ اگر جب عدم اعتماد ہوا تھا تو کس نے انہیں مشورہ دیا تھا استعفے دے کے باہر آ جائیں؟ نالاکی تھی۔ کس نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں اپنی حکومتیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے تو اپنی چھتری ختم کر دیں؟ خود کی نا انہوں نے، اس کے بعد روئے کہ کیا کر دیا ہم نے۔ اسی طرح 2.5 سال 2 سال سے الیکشن کمیشن انہیں کہہ رہا تھا کہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں اور اپنی رجسٹریشن لیں۔ جو پارٹی اپنی انتخاب نہیں کرا سکی وقت کے اوپر، اپنا الیکشن سمبل نہیں بچا سکی، اور جو پارٹی یہ عقل نہیں رکھتی کہ وہ ایک ایسی پارٹی کو جوائن کر رہی ہے جس نے الیکشن کمیشن کو لکھ کے دیا ہے کہ ہمارا تو کوئی نمائندہ نہیں ہے اور کوئی مخصوص نشست نہیں ہے، ہمارے پاس لسٹ ہی کوئی نہیں ہے، تو جو اپنی لسٹیں نہیں مخصوص لسٹیں نہیں بر وقت کر سکتی، جو اپنا سمبل نہیں بچا سکتی، وہ اگر لوگوں کو یہ کہے کہ ہم پاکستان کے مسئلے حل کر لیں گے، بھئی آپ سے اپنا گھر تو چلتا نہیں ٹھیک، آپ کہیں کہ پاکستان ہم ٹھیک کر دیں گے، تو یہ سارا سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے کا ایک جسے کہہ لیجئے کہ ڈسیپشن ہے، یا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ورچوئل ڈسٹارٹڈ ریالٹی آپ کریٹ کر کے لوگوں کو اس میں لے جائیں، ایک ورچوئل آگمنٹڈ ریالٹی میں جس کا حقیقت سے تعلق نہیں۔ لیکن اب آہستہ آہستہ لوگوں کو حقیقت پتہ لگ جائے گی اور لوگ فرق دیکھیں گے کہ نعروں کا اور عمل کا کیا فرق ہوتا ہے، اور انشاءاللہ یہ اوورسیز کو بھی ہم نے ریچ آؤٹ کرنا ہے۔ ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ جس کے پاس بھی کوئی اچھا آئیڈیا ہے، اچھا ٹیلنٹ ہے، وہ پاکستان کی ترقی میں حصہ لینا چاہتا ہے، آپ کے سیاسی نظریات کوئی بھی ہوں، لیکن اگر آپ میرے ملک پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو ویلکم کریں گے، آپ کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ آئیے ہم سب مل کر پاکستان کی تعمیر کریں۔ ایک میں کامنٹ چاہوں گا نو منتخب وزیر اعلیٰ کے پی کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ 9 مئی والوں کو چھوڑ دیں ورنہ وہ نہیں چھوڑیں گے بیوروکریسی کو یا انتظامیہ کو۔ یہ طرز عمل کب تک جاری رہنے کی دیکھیے خدشات ہیں؟ یہ وہ کسی کا اور نقصان نہیں کر رہے، اس طرز عمل سے خود اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا تھا، اگر وہ واقعہ امریکہ یا برطانیہ میں ہوا ہوتا تو نہ امریکہ معاف کرتا نہ برطانیہ معاف کرتی، تو ہم کیسے معاف کر دیں؟ ریاست کے اداروں پہ کہیں بھی حملہ ہوگا کوئی ملک اسے معاف نہیں کرتا۔ جو مجرم ہیں 9 مئی کے، ان کے خلاف قانون حرکت کرے گا، ان کو سزائیں ملیں گی، لیکن کسی بے گناہ کو ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ 9 مئی کے اندر وہ سزا بھگتے، لیکن جنہوں نے وہ گھنونے فیل کیے ہیں ان کو اپنے ان گھنونے جو کارنامے ہیں ان کا سزا ضرور ملنی چاہیے۔ IMF کو خط لکھنا، دیگر ممالک کو لکھنا، سینیٹرز کو دیکھیے لکھنا، وہ تو IMF کو جو خط لکھا ہے اور جو کانگریس مین سینیٹرز کے پاس جا کے وہ منتیں کر رہے ہیں، اصل میں اب PTI والے چاہتے ہیں کہ امریکہ اور IMF عمران خان کو NRO دلوائیں۔ NRO انہیں نہ امریکہ سے ملے گا نہ IMF سے ملے گا، ان کو اپنے مقدمات کا سامنا ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے ہم نے کیا تھا۔ میرے اوپر بھی جھوٹا مقدمہ عمران نے بنایا، میں تو امریکی سفیر کے پاس نہیں گیا، میں تو IMF کے پاس نہیں گیا، میں نے عدالت میں اس مقدمے کو جھوٹا ثابت کر کے خود کو باعزت بری کروایا۔ اگر وہ بے گناہ ہیں تو بری ہو جائیں گے، لیکن اگر گناہ گار ہیں تو انہیں ضرور سزا ملے گی، چونکہ خان صاحب ہی نے یہ سبق پڑھایا تھا کہ حدیث ہے کہ پچھلی قوموں
کی تباہی اس لیے ہوئی کہ اس کے بڑوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور چھوٹوں کو پکڑ لیا جاتا تھا. تو اگر خان صاحب نے گناہ کیا ہے, غلطی کی ہے, تو اس کی سزا انہیں ملے گی. اگر وہ بے گناہ ہیں تو عدالتیں انہیں بری کر دیں گی. لیکن امریکہ سے اور آئی ایم ایف سے انہیں این آر او نہیں مل سکتا. یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ اور آئی ایم ایف انہیں این آر او لے کر دیں, ان کو وہاں سے این آر او نہیں ملے گا. آخری سوال, کابینہ کا حجم کیا ہوگا اور اس کے لیے آپ وزیر اعظم سے سوال کریں. پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی جناب چوہدری صالح حسین ہمارے ساتھ ہیں. صالح بھائی یہ بتائیے گا, پرائم منسٹر کا انتخاب ہو گیا, تقریر بھی ہم نے سن لی, وہ جو آپ پہلے بھی میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ کس طرح یہ شور شرابے سے جان چھڑا کے اتحاد کی کیفیت آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کو انگیج کرنا چاہیے ملکی معاملات میں, اور اگر وہ اس پہ بھی ٹیبل پہ نہیں بیٹھتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ان کے جو ووٹرز ہیں ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہوگا کہ اگر حکومت جو ہے وہ ہاتھ بڑھا رہی ہے کسی اور وجہ سے نہیں, کسی ذاتی نوعیت کے معاملے کے لیے نہیں بلکہ ملک کے لیے, میں سمجھتا ہوں ان کو ضرور بیٹھنا چاہیے. اچھا صالح بھائی یہ بتائیے, آئی ایم ایف کو خط لکھنا, دیگر ممالک کو لکھ دینا, ایک وقت تھا جب آڈیو لیکس آ رہی تھیں کہ جناب آئی ایم ایف کو یہ کر دیا جائے, اب تو برملا کہا جا رہا ہے, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جب میں اس دن دیکھ رہا تھا جی ٹیلی ویژن کے اوپر, جب انہوں نے باہر آ کے یہ میڈیا ٹاک میں یہ بات کی, قدرتی بات ہے اس ٹائم لائیو میں ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا, تو میں نے الفاظ سنے تو مجھے نہایت ہی دکھ اور افسوس ہوا کہ یہ کیسے کوئی انسان کر سکتا ہے, یا کس طرح یہ, اس کے پیچھے کیا بنیادی وجہ کیا ہے یہ کہنے کی کہ اگر پاکستان کی اکانومی کے لیے آئی ایم ایف دیکھیں نا پروگرام ابھی تو نہیں شروع کیا, اس کا الزام تو سب ایک دوسرے پہ لگاتے رہتے ہیں, لیکن وہ ہر ہی حکومت نے آئی ایم ایف کا پروگرام لیا, پی ٹی آئی دور حکومت میں بھی آئی ایم ایف چلتا رہا, لیکن کبھی کسی نے ایسا نہیں سوچا. دیکھیں آئی ایم ایف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کسی ایک حکومت کو دیا جا رہا ہے, وہ تو ملک کے لیے, اسٹیٹ کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں اسٹیٹ کے لیے جب بات آ جائے تو انسان کو بہت کلیئر ہونا چاہیے. اچھا صالح بھائی یہ مجھے بتائیے, نومنتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا گنڈا پور صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جی 9 مئی کے معاملات میں اگر نہیں چھوڑو گے تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اب اتنا بڑا واقعہ, سانحہ, حادثہ, اس کے بعد اس قسم کا طرز عمل کہاں تک لے کے جائے گا؟ دیکھیں اس طرح کے طرز عمل نہیں پاکستان کو مزید حصوں میں اور مزید ہمارے معاشرے کے اندر تقسیم پیدا کر دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹالرنس اور ایک دوسرے کی برداشت وہ پیدا ہونی چاہیے معاشرے کے اندر, اور بیٹھیں بات کریں, ہر چیز کا بات چیت سے سلوشن نکالا جا سکتا ہے. آپ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں بڑے چوہدری صاحب؟ دیکھیں انہوں نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے پازیٹیو رول ادا کرنے کی, اور آج بھی میں سمجھتا ہوں اگر ان کو فیل ہوا کہ فریقین جو ہیں وہ جینونلی اور یعنی پاکستان کی رضامندی کا کریں تو وہ ضرور اپنا رول ادا کریں گے. آپ کو لگتا ہے آج جو احتجاج تھا یہ اصحاب جو ہے یہ ٹیبل پہ بیٹھ پائیں گے, یا مقبولیت کے چکر میں پاکستانیت کہیں دور دکھائی دے گی؟ دیکھیں کچھ ہفتے تک تو یہ چلتا رہے گا جی اسی طرح. میں نے پچھلی حکومت بھی دیکھی تھی 2018 کی بھی, تب بھی اسی طرح ہی ہوتا تھا. جو اپوزیشن اور آج کی حکومت ہے وہ بھی احتجاج کرتی تھی. میں سمجھتا ہوں یہ ہر اسمبلی میں ہوتا ہے, ایونچولی بیٹھ کے بات چیت ہوگی. اگر اپنی انا اور ایگو کے ساتھ ملک کو چلانے کی کوشش کریں گے کوئی بھی, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا. بلوچستان سے جناب جمال شاہ کاکڑ, سیکرٹری جنرل ہے پاکستان مسلم لیگ نون بلوچستان کے. کاکڑ صاحب, تقریر پرائم منسٹر کی ہم نے سن لی, اپوزیشن کا احتجاج بھی دیکھا, کیسے آگے بڑھیں گے اگر ایسی احتجاج چلتا رہے گا؟ ویسے میں چونکہ اسپیکر بھی رہا ہوں بلوچستان کا, میرا تو یہ نظریہ ہے کہ کامیاب حکومت کے پیچھے مضبوط اپوزیشن کا ہاتھ ہوتا ہے. جس حکومت میں اپوزیشن نہ ہو تو شاید وہ بھی اتنی کامیابی حاصل نہ کر سکے. یہ تو جمہوریت کا حسن ہے. انشاءاللہ ان نعروں کے باوجود مسلم لیگ نون کی حکومت اور اتحادی پارٹیوں کی حکومت پاکستان کو اس دلدل سے نکالے گا انشاءاللہ, اور عوام کو مہنگائی کی اس چکی سے نکالے گا. مختلف صوبوں میں مختلف جماعتوں کی حکومت ہے. بلوچستان کا اگر خاص طور پہ پوچھا جائے تو اس میں کیا ماحول ہے؟ سارے مل جل کے ہی رہیں گے یا اختلافی نوٹ ہے کوئی؟ نہیں, وہاں پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا مخلوط حکومت ہے, اور ہمیشہ سے بلوچستان میں مخلوط حکومت ہی رہتا ہے. تو انشاءاللہ دونوں مضبوط پارٹیاں ہیں اس وقت پارلیمنٹ میں, وہاں اسمبلی میں,
اور جو چیف منسٹر بنا ہے وہ بھی ورکر آدمی ہے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ مخلوط حکومت بلوچستان کے عوام کے مسائل حل کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوگی. جو جماعتیں روڈ بند کر کے دھرنے دے کے بیٹھی ہیں ان کو کیا کہیں گے, کب تک وہ اٹھ جائیں گے تاکہ نارمل پوزیشن آ جائے وہاں؟ نہیں, انشاءاللہ آ جائیں گے. میں ابھی یہ بات کر رہا تھا کہ جہاں پہ جو جیتا ہے وہ خوش ہے ایک ہی پارٹی کے, جہاں پہ کوئی آ رہا ہے وہ ناراض ہے. تو یہ تو جمہوریت کا حسن ہے. احتجاج ایسا ہونا چاہیے کہ عام عوام کو تکلیف نہ ہو, روڈ بند نہ ہو کیونکہ مریض جا رہے, خواتین جا رہی ہے, بوڑھے جا رہے, عام عوام کو تکلیف نہ ہو. لیکن احتجاج جمہوریہ کا اگر کوئی کرنا چاہے تو شائستگی سے بھی کر سکتا ہے. جناب سردار محمد یوسف ہمارے ساتھ ہیں, ایک دفعہ پھر مبارکباد جی. بہت شکریہ جی, بڑی آج مہربانی. پرائم منسٹر کی تقریر ہم نے سن لی, اس کے اثرات کب تک دیکھ سکیں گے؟ انشاءاللہ اس کے اثرات بہت جلدی منظر عام پر آئیں گے, کیونکہ پرائم منسٹر نے جس مصمم ارادے سے یہ آج اپنا خطاب کیا ہے اور قوم کو ایک میسج دیا ہے, بڑی خوشخبری دی ہے, اور یہ ہر لیڈر کی خاصیت ہونی چاہیے. پرائم منسٹر میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں پیدا کی ہیں. نواز شریف جو قائد ہیں ساتھ موجود تھے, اور باوجود اس کے کہ بڑی مطلب ہے یہ شور شرابہ کیا گیا, لیکن انہوں نے اپنا جو سپیچ کی ہے یا تقریر کی ہے بڑے تحمل سے اور باری سے اور بڑے ایک کمیٹڈ طریقے سے جو بات کی ہے, یہ قوم کے لیے خوشخبری ہے. اور اسی مقصد کے لیے یہ ہاؤس میں لوگ آتے ہیں, الیکٹ ہو کر آتے ہیں کہ ملک و قوم کی خدمت کے لیے ان کے کیا اہداف ہوتے ہیں, کس طریقے سے مطلب وہ پورا کرتے ہیں. تو جو پاکستان مسلم لیگ نون نے حکومت بنائی ہے اپنے باقی جتنے بھی پارٹی ہیں ان کے ساتھ مل کر, تو اس ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے, ملک کے جتنے مسائل حل کرنے کے لیے, عوام کو روزگار فراہم کرنے کے لیے, مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور اس کے ساتھ ہی باقی ڈیولپمنٹ کے لیے, یہ ساری چیزیں پرائم منسٹر نے آج جو اپنی تقریر میں کہی ہیں, انشاءاللہ اس پر بہت جلد عمل بھی ہوگا. یہ صرف تقریر ہی نہیں, انشاءاللہ عمل کے لیے انہوں نے بات کی ہے. سردار صاحب, نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, ان کا یہ کہنا ہے 9 مئی کے لوگوں کو چھوڑ دو ورنہ میں نہیں چھڈاں گا. یہ کیا طرز عمل ہے؟ اس طرح تو معاملہ ٹھیک نہیں رہیں گے. یہ ان کا کلچر ہے, یوتھ کلچر, اسی کو یوتھیا کلچر کہتے ہیں, یوتھ نہیں ہے. بہرحال یہ اچھا انہوں نے میسج نہیں دیا. قانون کا احترام سب پر لازم ہے, اور سب سے زیادہ جو اس بات پر حلف اٹھاتا ہے اس کی تو ذمہ داری بنتی ہے خود اس پر عمل کرے, پھر دوسروں پر بھی پابندی لگائے. جب وزیر اعلیٰ ایک صوبے کا خود ہی وہ کہتا ہے کہ سب کو چھوڑ دو بغیر کسی اس کے قانونی کارروائی کے, تو آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ باقی کس طریقے سے وہ امن امان قائم رکھ سکتے ہیں اور انصاف کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ یہ عدالتیں کس لیے ہیں, یہ باقی مطلب ہے جو انتظامیہ کس لیے ہے, پولیس کس لیے؟ تو یہ اگر اسی طریقے سے جو اگر لوگ سوچتے ہیں یا وہ اپنا جو ذمہ داری اس طریقے سے نبھانا چاہتے ہیں, تو یہ ان کی میرا خیال خام خیالی ہے, اور اس طریقے سے ملک و قوم ترقی نہیں کر سکتی. رمضان آ رہا ہے اور غربت بھی ہے, مہنگائی بھی ہے, اس حوالے سے کوئی امید رکھی جا سکتی ہے؟ جی, رمضان کے حوالے سے تو ہماری جو گورنمنٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی, جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے باقاعدہ رمضان پیکج کا اعلان کر دیا ہے. ریلیف بہت بڑا ریلیف ہے پورے صوبے کے لیے, ہر صوبے کے جو گورنمنٹ ہے ان کو کرنی چاہیے, اور مرکز بھی ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے. معروف کاروباری شخصیت اور رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق جناب مرزا اختیار بیگ صاحب, وزیر اعظم صاحب کی تقریر بھی سامنے آ گئی, اور جو آپ اتنے دنوں سے چاہ رہے تھے کہ معیشت کے حوالے سے کچھ کیا جائے, کیا امیدیں رکھی جائیں؟ میں نے شہباز شریف صاحب کو سب سے پہلے مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ بزنس کمیونٹی نے مجھ سے بڑی امیدیں لگا کے یہاں بھیجا تھا, اور یہ سب چیزیں مجھے اٹھانی تھی جو آپ نے اپنی تقریر میں ان کا اعلان کیا ہے. سب سے پہلے تو میں نے انہیں مبارکباد دی کہ 10 دن میں جو انہوں نے سیل ٹیکس کے ریفنڈ ہیں وہ لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیش فلو ختم ہو گیا ہے. وہ انہوں نے کہا کہ ہم 10 دن میں آپ کے پیسے جو ہیں وہ واپس دلائیں گے. ایس ایم ایز پہ بات کری ہے, تمام اہم ممالک کی خارجہ پالیسی کو انہوں نے ذکر کیا ہے, جس میں امریکہ بھی ہے, یورپین یونین بھی ہے, گلف کنٹریز بھی ہیں, ایران بھی ہے, چائنا بھی ہے. تو یہ بڑی کامیاب حکمت عملی ہے کہ آپ تمام بڑے ممالک کو ساتھ
और जिसमें GCC ममालिक भी हैं जो हमारा हमेशा से बहुत खैर ख्वाह रहे हैं और पर्सनल ताल्लुकात हैं उनके साथ। उसके बाद SMEs का उन्होंने कहा है कि छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को मैं फैलाऊँगा। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन का उन्होंने कहा है कि उसके मैं जाल बिछा दूँगा। और यूथ के लोन के लिए उन्होंने बैंकों को पाबंदी की है कि एक टारगेट तय करें जो यूथ को और गांव के यूथ नौजवान जो हैं वो विलेजेस की जो हैं उनको लोन दिए जाएं। तो मैं समझता हूं कि आज की तकरीर में इकॉनमी और पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को बहुत फोकस किया गया है, जो खुशाइन बात है। अभी उसमें यह है कि 2-3 चीज़ें हैं। टेक्सटाइल की सनतें बंद होने के करीब हैं क्योंकि गैस की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। 67% गैस की कीमतें बढ़ने से ये हुआ है कि किसी का बिल 3-4 करोड़ पे आता था तो वो 10 करोड़ रुपए के करीब चला गया। तो लोग परेशान हैं, सनतें बंद हो सकती हैं, तो उसको भी देखना है हमने। और फिर साथ साथ हमने एक इनेबलिंग माहौल पैदा करना है, बिज़नेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना है। इस तकरीर से बिज़नेस कम्युनिटी को काफ़ी हद तक उनका एतमाद बहाल होगा क्योंकि उनके बारे में, उनके मसाइल के बारे में बातें की गई हैं। लेकिन जो अनसर्टेनिटी है और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने उन्हें अभी हाथ मिलाकर मैं आया हूँ वो ये थी कि कंसिस्टेंट ऑफ पॉलिसी और चार्टर ऑफ इकॉनमी की उन्होंने बात की। चार्टर ऑफ इकॉनमी की हमारा बहुत पहले से डिमांड है कि मुल्क में मईशत की जो है वो एक लॉन्ग टर्म पोजीशन हो और एक तमाम सियासी जमातें मिलके मईशत के ऊपर इत्तेफाक कर जाएं। वो चीज़ें जो मईशत के लिए ज़रूरी हैं उनको अपनाया जाए, ओनरशिप की जाए। तो मैं समझता हूँ आज बहुत सारी चीज़ें इकॉनमी के बारे में, बिज़नेस कम्युनिटी के बारे में और आने वाले वक्त की एक ख़त-व-ख़ाल पेश किए गए हैं जिसमें उन्होंने यही कहा है कि हम प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ लेके चलेंगे, वो हमारा इंजन ऑफ ग्रोथ है। अच्छा, मुझे ये एक सवाल मैं ज़रूर करना चाहूँगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुंतखब होते ही ये कहा 9 मई के सब बंदे छोड़ दो वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस तर्ज अमल का क्या करें? देखिए ये इर्रेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है। हम ये कहते हैं कि अगर किसी पे चार्जेस हैं और उन्होंने संगीन वाक़यात में हिस्सा लिया है, मुलव्विस है, तो कानून के मुताबिक उनकी डील की जाए। हम ये नहीं कहते सबको छोड़ दें या सबको पकड़ लें, ये बिल्कुल बात गलत होगी। लेकिन अगर किसी ने शहीदों की जो मज़ारा हैं उनको बेहुरमती की है, फिर पाकिस्तान के जो मोनूमेंट हैं उसके ऊपर आपने देखा है कि अगर बेहुरमती की गई है तो ऐसे आदमी को ज़रूर उस पर एक्शन लिया जाए ताकि दूसरों के ऊपर एक सबक जाए कि हम मुल्क में ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, अंधे का कानून नहीं है कि जो चाहें आप करें और एक चीफ मिनिस्टर के कहने पे आपको छोड़ दिया जाएगा। हमारा मुल्क माशाल्लाह कानून है, नज़्म ज़ब्त है और उसके हिसाब से चलना चाहिए। एक चीज़ और जो अच्छी शहबाज शरीफ साहब ने कही वो था बलूचिस्तान के बारे में कि मिसिंग पर्सनस के बारे में उन्होंने कंसर्न की, जो मेन इशू है बलूचिस्तान का। तो मैं समझता हूँ एज ए होल इकॉनमी की, बिज़नेस कम्युनिटी की, चार्टर ऑफ इकॉनमी की जो बातें की गई हैं और फॉरेन पॉलिसी में उन ममालिक को फोकस रखा है जो हमारे लिए बहुत अहम है, उनको साथ लेके चलने की बात की है। तो मैं समझता हूँ इट वाज वेरी बैलेंस स्पीच। कम उम्र रुकने कौमी असम्बली जमाल खान रईसानी, एक दफ़ा फिर खुश, आपको बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, नौजवानों को मुबारक हो, नौजवानों की जीत है। मियाँ साहब की तकरीर बड़ी तफसीली मुफस्सल थी, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, कैसे उस पर अमल होगा और क्या क्या हमें करना पड़ेगा? बहुत अच्छा तकरीर उन्होंने किया। जो मैं समझता हूँ कि कैटेगरीज़ उन्होंने डिफ़ाइन की हैं, ख्वाह वो टेररिज्म के हवाले से हो, सब्सिडीज़ के हवाले से हो, टेक्नोलॉजी के हवाले से हो, बहुत हर चीज़ को उन्होंने कवर किया। लेकिन सवाल फिर होता है कि इम्प्लीमेंट होगा या नहीं। अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इम्प्लीमेंट का एक रोड प्लान होता है। रोड प्लान कैसे होता है? आप शॉर्ट टर्म जो कि इनिशिएटिव्स ले सकते हैं आप वो करें पहले, उसके बाद शॉर्ट टर्म जब आपने ख़त्म कर लिए फिर मिड टर्म की तरफ जाएं और इसी तरह मिड टर्म के बाद आप लॉन्ग टर्म की तरफ जाएं। आप वन सोल्यूशन फिट्स ऑल नहीं कर सकते। 12 मैंने अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि बलूचिस्तान और ख़ासकर हमारे जो क्वेटा के मसाइल हैं, नौजवानों के मसाइल हैं, उनको एड्रेस करनी चाहिए और हर
प्रॉब्लम का एक अनोखा सोल्यूशन है जो कि नीड ऑफ द आवर है। यूथ बहुत अहमियत के अमल, इसमें कोई शक नहीं है। उसके लिए सबसे पहले क्या क्या करना चाहिए? यूथ के लिए एक रोड मैप होना चाहिए। पाकिस्तान का यूथ पॉलिसी है, सिंध का यूथ पॉलिसी है, पंजाब का यूथ पॉलिसी है, केपी का है, लेकिन बलूचिस्तान का यूथ पॉलिसी नहीं है। यूथ पॉलिसी जब मैं वज़ीर था यूथ अफेयर्स का, मैंने ड्राफ्ट किया। इंशाल्लाह ताला जब हमारी गवर्नमेंट आई है बलूचिस्तान में, सबसे पहला काम ये होगा कि हम यूथ पॉलिसी को पास कराएं ताकि नौजवानों को पता चले कि उनके राइट्स क्या हैं। उनको अभी तक पता नहीं कि उनके राइट्स क्या हैं, कि उनकी कैटेगरी क्या है, उनको पॉलिटिकल राइट्स क्या हासिल है, और वो ऐसे ही ब्लाइंड फॉलो कर रहे हैं। तो जब उनको अपने हकूक़ पता चलेंगे वो लड़ भी सकेंगे, और क्योंकि अवेयरनेस चाहते हैं। अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे पॉलिटिकल अवेयरनेस है, मैं जानता हूँ कि मेरा राइट ये है। मेरा राइट ये नहीं कि मेरे लिए आप रोड बनाएं, ये तो हुकूमत का फ़र्ज़ है, लेकिन राइट ये है कि अगर मेरी कोई हक हाँ, मुस्तकबिल क्या है, फ्यूचर क्या है, आपने प्लान किया जी। आपने स्पोर्ट्स के मैदान सजा दिए थे और मेरी तब भी आपसे प्रोग्राम में बात हुई थी उन्हीं दिनों। अब मुझे बताएं कि अब तो हुकूमत और ये सूबाई 18वीं तरमीम के बाद तो ये सूबे का इख्तियार है। वज़ीर आला साहब से क्या क्या उम्मीदें रखी जाए? वज़ीर आला साहब माशाल्लाह यंग भी हैं और बोल्ड फैसले लेते हैं, और उन्होंने बलूचिस्तान का जो एनालिसिस किया है जब वो होम मिनिस्टर रहे, फेडरल में इंटीरियर मिनिस्टर रहे। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान को, उनकी मसाइलों को अच्छी तरीके से समझते हैं। लेकिन उनसे एक दरख्वास्त मैं ज़रूर करूँगा कि पहले शायद ही वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन आज अगर वो एक मनसब पे बैठे हैं पूरे सूबे को, तो सबको उनको सुनना चाहिए, सबको इकट्ठे लेके जाना चाहिए, सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, ख्वाह वो उनके मुखालिफ ही क्यों ना हो, क्योंकि वो बलूचिस्तान के वज़ीर आला हैं, बुगटी ट्राइब के नहीं है। नहीं, अच्छा, एक सवाल और। इसी तरह वज़ीर आला केपी के उन्होंने अपनी पहली तकरीर में कहा 9 मई वालों को छोड़ दो, नहीं तो मैं नहीं छड़ांगा। ये क्या तर्ज है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला फिर से एक न्यूट्रल बंदा है, ठीक है ना जी। जब आप सीट पे बैठते हैं, आप एक सूबे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 9 मई का शफाफ इंक्वायरी होना चाहिए। ये नहीं कि बस जिस जिन्होंने किया है उनको भी छोड़ दें। इंक्वायरी आप करें, अगर उन्होंने नहीं किया बिल्कुल आप छोड़ दें, उनका भी हक है, वो भी पाकिस्तानी सिटीज़न है। प्रोसेस के बाद होना चाहिए, साफ़ और शफाफ प्रोसेस, तो बिल्कुल कर रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। जनाब अमीर मुकाम हमारे साथ हैं। अमीर मुकाम साहब, आज पीएम साहब की तकरीर भी सुन ली। मसला पकड़ना कहाँ से है, पहला मसला, और कैसे उस पर चलना शुरू करें? मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर में भी कहा कि हमें कोई शौक़ नहीं था, और हमने वो जो पहले पीटीआई की था अभी क्या सुननी इतिहास है कि क्या चीज़ है, हमें पता भी नहीं, नई चीज़ बन गई है। तो हमने उनको भी दावत दी कि अगर आप बना सकते हैं, मोस्ट वेलकम, आप बनाएं, गवर्नमेंट बनाएं, मगर कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। तो हमने बहुत मुश्किल सूरत हाल में, और हम ये महसूस हो रहा है कि मुल्क की जो माशी सूरत हाल है और जो आम आदमी के मसाइल है, महंगाई के, लॉ एंड ऑर्डर के दूसरे इशू है, दूसरी तरफ से ये फितना मुल्क में है कि उनकी कोई काम करने से और मुल्क को आगे ले जाने का कोई काम ही नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पर झूठ बोल के सारे कौम को गुमराह कर रहा है। तो इन हालात में ये बहुत बड़ा चैलेंज है, नो डाउट। जो उससे बात की, कोई आसान काम नहीं है, मगर शहबाज शरीफ साहब की साथ जो हमने काम किया, हमने देखा है, वो उसके एक वेल जज्बा है और काम को जानता है, जो माजी में उसने पंजाब में भी साबित किया, और इन 16 महीनों में भी पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा के रखा अपने दिन रात मेहनत से। तो मुझे उस पर यकीन है, उसकी मेहनत पर, और अल्लाह ताला को मंजूर हो कि उसकी वही मेहनत हो, नवाज शरीफ साहब की रहनुमाई हो, और शहबाज शरीफ साहब दूसरे एलाइज और सबके साथ मिलकर अपनी टीम के साथ, तो इंशाअल्लाह ताला बहरानों पर काबू पा सकते हैं। सबसे पहले तो माशी जो आप देख लें, एक तरफ हमें इस तरह लोग मिले कि वो IMF को ख़त लिखते कि पैसे न दे दे। अजीब बात है, ये मुल्क तो हम सबका है। अगर ये हालात और क्राइसिस आ जाए तो वो तो सब हमारी PMLN की या अपोजिशन की वर्कर के लिए नहीं होगी, सबके लिए होगी। जिन लोगों ने PTI को वोट किए उनको भी उनका सामना होगा, बदतरीन महंगाई, दूसरे इश्यूज वगैरह में। मगर बहरहाल जब एक जज्बा, विल हो, नीयत साफ हो, और शहबाज शरीफ साहब की माजिया में सामने है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तकरीर की, अपना फ्यूचर प्लान दिया, हर एक चीज़ को हाईलाइट किया, टच किया कि मेरा क्या प्लान है। तो मैं तो उसको नज़दीक से जानता हूँ, मुझे उसकी काबिलियत, सलाहियत पर पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला उसका जो वो विल जज्बा हो, तो उससे बेहतर
मुल्क को, मैं पार्टी की बात नहीं करता हूँ, अभी ये पार्टियों का टाइम नहीं है, मैं मुल्क की बात करता हूँ कि पाकिस्तान को इन हालात में उससे बेहतर कोई लीडर नहीं मिल सकता है जो इतनी मेहनत की सलाहियत रखता है। अच्छा अमीर मुकाम साहब, आपने IMF को ख़त लिखने की बात की, लेकिन दूसरी जानब आपके सूबे के जो नौमुंतखब वज़ीर आला है वो कह रहे हैं 9 मई वालों को छोड़ दो, नहीं तो मैं नहीं छड़ांगा। ये क्या है? उसके बारे में क्या कह सकते हैं? उनकी, मुझे अभी किसी ने पूछा, मैंने कहा उनको सच बोलने, हक़ाइक़ के सामने की क्या ज़रूरत। उन्होंने एक चीज़ अभी पक्की की है कि सोशल मीडिया पर झूठ बोल बोल के जो आपकी मर्ज़ी है, न डिलीवरी करे, न काम करे, न कुछ करे, फिर भी वो लोग आपको डालेगा। इतना उसने पूरा कौम को गुमराह किया। मैं तो कहा सबसे बड़े दहशतगर्द तो ये PTI वाले इमरान खान, जिसने पूरी कौम के जहनों को इस तरह आलूदा कर दिया, झूठा कर दिया, उनको हक़ाइक़ रियलिटी से दूर रखा और उनको इस तरह अजीब से सुहाने ख्वाब दिखा रहा है, ये होगा वो होगा। तो मैं कहता हूँ उनका तो वही काम है नहीं, तो उसका तो अपना एक एजेंडा है। उस चीफ मिनिस्टर को कहना चाहिए, जिस तरह आज प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की, इस तरह अपना कोई प्लान देता अपना कि सुबह की क्या सूरत हाल है, या लाइन ऑर्डर क्या है, यहाँ की माशी सूरत हाल क्या है, तनख्वाहें नहीं है देने के लिए, दूसरे तो उनका तो उसके साथ कोई काम ही नहीं। उसका ये पकड़ो धकड़ो बस इस तरह मीडिया में आ जाएगा और हमारी पॉइंट स्कोरिंग हो जाएगी। तो इसके बाद जो आप वो तकरीर भी सुने, जो मेरा छोटा भाई पोजीशन लीडर बना है, डॉक्टर बात उसकी स्पीच सुने, वो सारे उसके कई PTI के संजीदा लोगों ने मैं कहा कि यार इस तरह फील हो रहा था कि ये बात चीफ मिनिस्टर बन गया और ये अपोजिशन लीडर है, तो उसको तो वो सामना उसको तो आता, तो मैं क्या कह सकता। मैंने तो माशाल्लाह अदनान की भी गुफ्तगू मेरे प्रोग्राम में हुई है, मैं तो उसकी भी गुफ्तगू उसकी कहता हूँ ना, तो उसका अपना एक सोच फिक्र है। अल्लाह खैर। मुझे आपने अभी बात की, मैं तो सोशल मीडिया नहीं कहता, मीडियम कहता हूँ, कि मीडिया की भी तौहीन है जो झूठ चल रहा है। इसके हवाले से भी कोई पॉलिसी बनाएंगे, कोई पार्लियामेंट में कोई करेंगे कि झूठों झूठ चल रहा है? असल हल ये है, अगर ये चीज़ इस तरह शरायत कर जाए डेली मज़ीद, तो ये मुल्क के सबसे बड़ा नुकसानदेह साबित हो रहा है। लोगों को हक़ाइक़ सच से दूर रखना और झूठ बोल बोल करके उनका ज़हनी सर गंदा करना, तो ये सोचना मेरा ये फील्ड नहीं है, मैं इतना समझता नहीं हूँ। मगर असल इशू अभी पाकिस्तान की ये है कि लोगों को सच पहुँचाया जाए, हक़ पहुँचाया जाए, जो हक़ाइक़ है, जो रियलिटी है, बजाय इन झूठ के। मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा जनाब इख्तियार वली ख़ान हमारे साथ हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच हो गई, बड़ी मुफस्सल तकरीर थी, सिरा कहाँ से पकड़ेंगे, कब तक माहौल ठीक हो जाएगा? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं देख रहा था कि वो 180 लोग ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है या PTI है या मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, वो मैं देख रहा था कि इनके वो 180 लोगों का जो प्रोपेगेंडा था वो किधर है। टोटल तो इनके पल्ले कोई 90-91 वोट पड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 201 वोट लिए, उन्होंने ईवान की अक्सरियत का वोट लेकर वो दूसरी बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए हैं। और उन्होंने आज एक नया रोड मैप दिया है, एक वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब हमने देखा है, जो नए पाकिस्तान के नाम पे पाकिस्तान का इन्होंने कबाड़ा किया था, उसकी तामीर, तरक्की, उसकी तज़य्युन और आराइश और दोबारा उसको राइट ट्रैक पर डालने का जो उन्होंने विज़न दिया है, मेरे ख़्याल में पूरी कौम उसको सराह रही है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत की और जमहूरियत पसंद लोगों की जीत है। जो लोग चाहते थे कि मुल्क में अफरा तफरी हो, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, सोमालिया बने, ये दिवालिया हो, उनके तमाम ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं। अब जिन्होंने जेल में रहना है वो उनको भी अपना तयन कर लेना चाहिए, लेकिन हम अब भी समझते हैं कि जो पाकिस्तान के साथ प्यार करने वाले लोग हैं, जितनी जमातें हैं, वो आगे आएँ, मिलजुल कर पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात से निकालें ताकि मुल्क के मुश्किलात और आवाम के मुश्किलात ख़त्म हों। अच्छा जी, हमने आपके सूबा के वज़ीर आला जो है नौमुंतखब, उनकी पहली तकरीर में सुना छोड़ दो 9 मई वालों को वरना मैं नहीं छड़ांगा। ये कहाँ मामला जाएगा? ये खैबर पख्तूनख्वा की इंतहाई बदकिस्मती है। कल अफसोस की उनकी आई है, सर्वे रिपोर्ट उन्होंने जारी की है। आप गवाह हैं कि मैंने पहले दिन से कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में जितना मैंडेट PTI के पास है वो जाली है। और कल उन्होंने अपना सर्वे रिपोर्ट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि 73% जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली है, 73% वो बोगस है, उसमें धांधली हुई है।
अब एक ऐसा बंदा वज़ीर आला बन गया है। हमारी ये पख्तूनख्वा के लोगों की बदकिस्मती है कि तीसरी जाली असम्बली उनको मिल गई है, और ऐसे लोग जो सियासत से, निज़ाम रियासत से और कानून से और हुकूमत चलाने से बिल्कुल नाबलद और नावाकिफ़ हैं, जिन्होंने आते साथ ही ये कहा कि मेरे ख़िलाफ़ मुकदमात ख़त्म करें, 9 मई में PTI के जितने लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं वो ख़त्म करें, इमरान खान को रिलीज़ करें। ये कोई खाला जी का घर नहीं है, ना ये कोई नन्हे की दुकान है। यहाँ पे सारी बात कानून के साथ आपको करनी पड़ेगी। आपने अगर कोई चाहता है कि उसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा है तो वो अदालत में जाए, उधर ख़ुद को प्रूफ करे। और हम हैरान हैं, ये भी इनको मेरे ख़्याल में बहुत बड़ी लिवरेज मिल गई है कि जो ख़ुद कानून को मतलूब है वो इस वक्त वज़ीर आला बन के बैठा हुआ है। हालांकि मैं नहीं समझता कि इतनी लिवरेज या इतनी मिलनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। खैबर पख्तूनख्वा की घड़ी जो है वो गुज़श्ता 11 सालों से उल्टी घूम रही है। अल्लाह करे कि ये भी सीधी हो। तो उसका हल क्या होगा सीधा करने का? उसका हल यही होगा कि सबसे पहले तो इनको हम ऑफ़र करेंगे कि वफाक के साथ चलो, मुल्क के साथ चलो, जमहूरियत के साथ चलो। ये जो बाहर बैरूनी एजेंडा आप उठा के पाकिस्तान में इम्पोज़ करना चाहते हो, ये जो कैदी नंबर 420 का एजेंडा है जिसको आप इम्पोज़ करना चाहते हो, इसको एक साइड पे रखें। पाकिस्तान के साथ चलना है तो हमारे साथ आप, वरना फिर हम आपको पाकिस्तान के कानून और रियासत और के दस्तूर के साथ चलाना हम जानते हैं, फिर हम आपको उसी के मुताबिक फिर डील करेंगे। NA 235 कराची से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे जनाब आका खेल साहब। आका खेल साहब जी, आज तकरीर भी सुनी, कैसा लगा? तकरीर तो मियाँ साहब ने बड़ा अच्छी तकरीर की है, क्योंकि छोटे मियाँ साहब जो है ना, वज़ीर आज़म साहब जो अभी हमारे बने, तो पहले तो मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ। और बड़ा अच्छा स्पीच की है उसने जो, लेकिन बीच में जो ये समझो ये सुन्नी इत्तेहाद वाले उसे शोर शराबे काफ़ी किए, लेकिन उसे अब उसको खुद ही उस लोगों को, ये लोगों को अच्छा नहीं लगा। पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया में उसने TV में देखा कि ये लोग अच्छा नहीं कर रहे और इस तरह के काम होने नहीं चाहिए। ये इंसानी असम्बली में, इंसानियत में, हमारे पाकिस्तान में, और ऐसा हमें ज़िब नहीं देता। बहरहाल इंशाअल्लाह रहमान बाकी कुछ समझदारी इत्तेहाद है, हमारी इत्तेहादी है पार्टियों के, वो सब अगर हमारे साथ इंशाअल्लाह मुखलिस भी है, मिलकर चलेंगे, पाकिस्तान को उस दलदल से, मुश्किल से इंशाअल्लाह निकाल देगा। और मेरा जहाँ तक मेरा ख्याल है ये निकल भी जाएगा, क्योंकि मैं 3 दफ़ा कराची से इलेक्शन लड़ा हूँ। NA 242 था, फिर 35 हो गया, ये हो गया। तो वो हर वक्त कराची में ऐसा क्यों होता है कि जीते हुए सीट को हराते, हरा वाले को जितवाता है। आप इस चीज़ को मैं बड़ा उससे देखता हूँ, ताकि इस चीज़ से बेहतर होगा। इस्लामाबाद के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ क्राइम भी बढ़ रहा है, मसाइल भी बढ़ रहे हैं, इसके हल के लिए क्या तजावीज़ होगी? लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में ही बड़े क्राइम मैं ये देखता हूँ कि यहाँ नहीं है। स्नैचिंग वगैरह ये छोटे मोटे क्राइम हैं जो वक्त के साथ इंशाअल्लाह हम सेफ सिटी को ज़्यादा मजबूत करेंगे। हर पूरे इस्लामाबाद को कैमरा सिटी बनाएंगे। पीपल्स पार्टी, MK और दीगर जमातों के मामलात मुस्तकबिल में कैसे देख रहे हैं हुकूमत के हवाले से? देखें जी, उनके माशाल्लाह लीडरशिप मौजूद है, उनके हालात तो वही बता सकते हैं, लेकिन मैं ये वो करूँगा, अपील करूँगा उनसे कि इस वक्त वो तमाम मिलकर और कौमी जो मसाइल हैं उस पे मिलकर बात करके ये कौमी मसाइल को हल करें, ताकि पाकिस्तान की तरक्की जो है वो यकीनी हो। जी नाज़रीन, वज़ीर आज़म के इंतखाब, फिर उसके बाद फिर उनकी तकरीर, और उसमें उन्होंने बड़ी तफसीली मुफस्सल गुफ्तगू की, और उसमें पाकिस्तान के हर मसले को उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की। वो मुआशी हों, वो इखलाकी हों, वो सियासी हों, वो इंतज़ामी हों, वो ख़ारजी अमूर हों, दाखिली अमूर हों, बलूचिस्तान हो, या जितने भी मौज़ूआत हैं उस पर उन्होंने अपने नुकात पेश किए। और उसके बाद हमने कोशिश की कि मुख्तलिफ़ अरकान पार्लियामेंट और सियासी रहनुमाओं से, ज़ुअमा से भी बात की जा सके कि उनकी इस तकरीर के बाद क्या उम्मीदें हैं, कब तक हमारे मसले हल होंगे और कब तक हम वो सिरे पकड़ सकेंगे डोर के, जिसको पकड़ के हम मसाइल हल भी कर सकें। कोशिश हमने की पार्लियामेंट हाउस से कि आप तक ये चीज़ें पहुँचाई जाएँ। अल्लाह ताला करे पाकिस्तान खुशहाल हो, सलामत रहे। इसके इस्तेहकाम के लिए
तमाम तर मिल के कोशिश करें, इख्तलाफी नोट को कम करके, इख्तलाफ होते हैं वो होने भी चाहिए लेकिन उसे मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए, तामीरी होने चाहिए जो इस्तेहकाम की जानिब ले जाएं। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे और हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।